Hello students, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you about the male reproductive system. इसे हिंदी में हम नर जनन तंत्र कहते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने से पहले हम अपने माइंड को इस प्रकार से मेकअप कर लें कि हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं। पूरी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर होंगी क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लास 12th का चैप्टर 3 के अंतर्गत आने वाला पोर्शन है। इसमें सबसे पहले हम अंगों का डिवाइडेशन देख लेते हैं किस प्रकार से है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आने वाले जो अंग होते हैं वो 3 भागों पर बटे हुए हैं। एक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिन्हें प्राथमिक जनन अंग कहते हैं, दूसरे हैं सेकेंडरी और एसेसरी ऑर्गन्स, तो इनको हम द्वितीयक या सहायक जनन अंग कहते हैं, और तीसरे हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मतलब कि बाह्य एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बाह्य जननेंद्री। ये 3 भागों पर बटे हुए हैं। ये यहाँ पर लिखे हुए हैं कौन कौन से अंग आते हैं। इसको पढ़ने से पहले हम एक प्रारूप इसका देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये पूरा तंत्र कार्य करता है। देखिए यहाँ पर ये 3 चित्र बने हुए हैं। ये फ्रंट व्यू है मतलब सामने का दृश्य, और ये साइड व्यू है पार्श्व दृश्य है, और ये फिर टेस्टिस की अनुप्रस्थ काट है। तो ये सामने का दृश्य है, बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, चाहे इस फिगर पर देख लीजिए चाहे इस फिगर पर देख लीजिए, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम काम करेंगे। देखिए ये यहाँ पर ये टेस्टिस बना हुआ है, ये टेस्टिस है। टेस्टिस पर क्या होता है, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया या स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया चालू होती है, और शुक्राणु यहाँ पर बन जाते हैं तो ये नली की सहायता से, इस नली की सहायता से ऊपर की ओर चढ़ते हैं ये शुक्राणु, और इस नली को हम वास डिफरेंस कहते हैं। ये यहाँ पर वास डिफरेंस है, ये बीडी वास डिफरेंस समझना। शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं टेस्टिस पर, और यहाँ से चलते हुए ये वास डिफरेंस आती है, और वास डिफरेंस आगे आकर के ये मूत्र नली पर मिल जाती है। ये मूत्राशय है या यूरिनरी ब्लैडर है, तो यहाँ पर ये आकर के मिल जाती है। मिलने से पहले ये सेमिनल वेसिकल यहाँ पर खुलती है, और इसका कुछ स्राव होता है वो यहाँ पर उलेड़ दिया जाता है। तो ये देखिए जो वास डिफरेंस ये आई हुई है, और ये यूरिनरी ब्लैडर से ये जो ट्यूब आई हुई है, ये दोनों मिल करके फिर यहाँ से ये शुक्राणु यहाँ से बाहर हो जाते हैं। तो बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है इसका। आइए एक एक करके इनको देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले हम टेस्टिस की चर्चा करते हैं। टेस्टिस क्या है, तो ये प्राथमिक जनन अंग होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। इसको प्राइमरी क्यों मानते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रक्रिया यहीं पर होती है। वो महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन सी है, स्पर्म फॉर्मेशन की, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया यहीं पर होती है, इसलिए इसे प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। अब टेस्टिस आपका देखिए ये टेस्टिस है, इसके बारे पर चर्चा करते हैं। ये टेस्टिस जो होता है ये एक जोड़ी होता है, 1 पेयर होते हैं, और एक ये थैली के द्वारा ढके रहा करते हैं। एक थैली के द्वारा ये ढके रहते हैं। इस थैली को बोलते हैं, ये दोनों एक थैली में ऐसे बंद रहते हैं, इस थैली को बोलते हैं टेस्टिस सैक। इसको हम टेस्टिस सैक बोलते हैं, या तो इसको हम स्क्रोटम बोल देते हैं, स्क्रोटम बोल देते हैं ये। तो टेस्टिस सैक या स्क्रोटम जो है वो ढके रहता है पूरे दोनों टेस्टिस को। टेस्टिस कितने होते हैं, संख्या में 2 होते हैं। इन्हें हिंदी में हम वृषण कहते हैं। और क्या होता है, यहीं पर शुक्राणु बनने की प्रक्रिया होती है। ठीक, अब इसके बाद ये टेस्टिस आपने देखा, ये दोनों टेस्टिस यही हैं, यहाँ पर साइड दृश्य में एक दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर और झांकने का प्रयास करते हैं, तो ये जो टेस्टिस होता है ये चैम्बर में बना रहा करता है। एक टेस्टिस जो होता है इसमें करीबन 250 चैम्बर होते हैं। एक टेस्टिस के अंदर
250 कक्ष होते हैं, चैम्बर होते हैं, जिसको हमने यहाँ पर दिखाया है। ये देखिए 1 2 3 4 चैम्बर यहाँ पर दिखाए गए हैं। बहुत छोटे छोटे 250 चैम्बर यहाँ पर होते हैं, कक्ष होते हैं। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर का हम पढ़ रहे हैं, टेस्टिस के अंदर क्या है, 250 छोटे छोटे कक्ष होते हैं और इन कक्षों को क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्लियर हुई बात। टेस्टिस के अंदर जो छोटे छोटे कक्ष हैं, जो छोटे छोटे कमरे हैं, उन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब हम एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को देखते हैं। ये एक यहाँ पर आप फोकस करिए, ये जो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है वो ये है। और इस एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। क्या समझे आप? यहाँ पर 1 से 3 मतलब 1 से लेकर के इनकी संख्या 3 हो सकती है और ये अत्यंत कुंडलित होती हैं। इन्हें हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। मतलब शुक्रजनक नलिकाएं। वास्तव में जो वृषण के अंदर शुक्राणु बनने की प्रक्रिया होती है वो इन्हीं नलिकाओं पर होती है। इसलिए वृषण की जो कार्यात्मक इकाई होती है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, वो यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या शुक्रजनन नलिका होती है। तो क्लियर हो गया। फिर से देख लीजिए, टेस्टिस कितने कमरों पर बटा है, 250 कमरों पर बटा हुआ है और प्रत्येक कमरे में कितनी नलिकाएं हैं, 1 से 3। कैसी होती हैं, अत्यंत कुंडलित होती हैं और यहीं पर शुक्राणु बनने की प्रक्रिया होती है। देखिए हमने यहाँ पर बना रखा है 1 से 3, किसी में 2, किसी में 3, ऐसे ये नलिकाएं होती हैं और यहीं पर शुक्राणु बनने की प्रक्रिया होती है। अब साइंस की स्टूडेंट होने के नाते अभी इसके अंदर और हम झांक करके देखते हैं क्या है। इन नलिकाओं पर आप फोकस करिए। अब इस नलिका के अंदर अगर देखा जाए तो इनकी आंतरिक परत पर, अब कैसे समझ में आएगा, इसकी सेक्शन कटिंग करेंगे, इसको फिर से काटेंगे तो हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ध्यान से देखना, इन नलिकाओं की जब सेक्शन कटिंग करते हैं तो हमें अंदर की सामग्री और दिखाई देती है और इस प्रकार से ये राउंडेड स्ट्रक्चर सीन होते हैं। ठीक, तो अब जब इनकी सेक्शन कटिंग करते हैं नलिकाओं की तो ये स्ट्रक्चर सीन होता है। तो इन पर क्या दिखाई देता है, इन पर 2 प्रकार की कोशिकाएं हमको दिखाई देती हैं। वो 2 प्रकार की कोशिकाएं कौन सी है, एक को मेल जर्म सेल्स कहते हैं, नर जनन कोशिकाएं, और दूसरी को सर्टोली सेल कहते हैं। जो मेल जर्म सेल्स होती हैं वास्तव में ये शुक्राणुओं को पैदा करती हैं। जो मेल जर्म सेल्स होंगी इन्हीं को हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। तो शुक्राणु इन्हीं से बनना चालू हो जाएगा। तो अभी कह रहे थे कि नहीं, यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पर बनते हैं शुक्राणु, तो हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को ही तो यहाँ पर काट के देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये कोशिकाएं हैं मेल जर्म सेल्स, यहाँ पर शुक्राणु बनना चालू होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर होता है और अगुणित शुक्राणु या हैप्लॉइड स्पर्म बन जाते हैं। अच्छा, तो सर्टोली सेल्स का काम क्या है? ये जो सर्टोली सेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्टोली सेल्स का वर्ग पूछ लेता है कि सर्टोली सेल का काम क्या है। तो सर्टोली सेल ये नर्स सेल होती है और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, मतलब पोषण देती है। किसको? ये बगल वाली कोशिकाओं को पोषण देती हैं ताकि ये शुक्राणु बनाने में सक्षम हो सके। समझ गए? कितनी प्रकार की कोशिकाएं मिलेंगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पर? 2 प्रकार की। नाम मेल जर्म सेल्स और दूसरी सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स क्या करती हैं? ये शुक्राणुओं को बनाती हैं। किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। ठीक, इनका और नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनिया इनका नाम है। अच्छा, दूसरी सेल जो बड़ी होती है ये क्या करती हैं? ये पोषण प्रदान करती हैं। किनको? मेल जर्म सेल्स को। क्यों? ताकि ये शुक्राणु को अच्छी तरीके से उत्पन्न कर सके। तो ये आपको ये फिगर क्लियर हो गए होंगे। ठीक, तो ये टेस्टिस के बारे पर आपने पूरा जाना। अब इसके बाद अब हम आते हैं सेकेंडरी और एसेसरी सेक्स ऑर्गन पर। इनको 2 भागों में बांटा है। एक तो एसेसरी डक्ट्स होती है, सहायक नलिकाएं, और दूसरी एसेसरी ग्लैंड्स
होती हैं, सहायक ग्रंथियां। तो ये कौन कौन सी है? देखिए यहाँ पर एसेसरी डक्ट्स में सहायक नलिकाओं पर रेटे टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, ये 4 प्रकार की नलिकाएं हैं। ये कहाँ पर है आइए देखते हैं। देखिए वृषण आपने पूरा पढ़ लिया टेस्टिस। अब टेस्टिस के बाद ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये आपस में एक जालवत रचना बनाती है। देखिए ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे चलती हैं और नलिकाओं का एक जाल बनाती हैं जिन्हें हम रेटे टेस्टिस कहते हैं। क्लियर? टेस्टिस के बाद है ना, देखिए रेटे टेस्टिस, तो ये शुक्रजनन नलिकाएं रेटे टेस्टिस पर खुलती हैं, ये जालवत रचनाएं होती हैं और यहाँ से फिर कुछ नलिकाओं के द्वारा ये बाहर आती हैं। यहाँ पर शुक्राणु बने होंगे, यहाँ पर अभी बनवाया, ये शुक्राणु बन करके रेटे टेस्टिस से हो करके और ये किसमें आते हैं? वासा इफ्रेंसिया में आते हैं। तो देखिए आप देख रहे हैं सर कि ये हो गया, अब ये हो गया, वासा इफ्रेंसिया में आते हैं। अब देखिए अब एपिडिडाइमिस आपको मिलेगा। वासा इफ्रेंसिया एक मोटी रस्सी टाइप रचना पर जो कि अत्यंत कुंडलित होती है आगे चल करके खुल जाती है। इस मोटी रचना को हम जो अत्यंत कुंडलित है ये सारी नलिकाओं को लेकर के एक रचना बनाता है जिसे हम एपिडिडाइमिस कहते हैं। हिंदी में इसको हम अधिवृषण के नाम से जानते हैं। अब ये एपिडिडाइमिस से एक पतली सकरी सी नलिका ये ऊपर आगे की ओर बढ़ती चली जाती है, ऊपर की ओर। तो ये जो नलिका जाती है इसे हम वास डिफरेंस कहते हैं। अब वास डिफरेंस देखिए, अगर ना समझ पा रहे हो तो देखिए यही ये वास डिफरेंस ऊपर की ओर जाती है, ये वास डिफरेंस। और मूत्राशय अर्थात यूरिनरी ब्लैडर पर क्या बनाती है? लूप बनाती है। ठीक, अब इसको यहां से आप यहां पर देखिए, ये नली है, यही नली ये यहां से आ रही है और यूरिनरी ब्लैडर को कवर किए हुए है। इसके बाद अब ग्रंथियों का नंबर चालू हो जाता है एसेसरी ग्लैंड्स का। तो आइए देखिए, चलते जाते हैं, ऐसे चलते जाते हैं तो एक ग्रंथि मिल जाती है जिसे हम सेमिनल वेसिकल कहते हैं। ये सेमिनल वेसिकल है, यहां से तरल पदार्थ निकलता है और वो यहां पर आगे भेज दिया जाता है। अब इस नलिका को हम क्या बोलेंगे? जब शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल इससे जुड़ जाता है कि आगे की नली अब वास डिफरेंस नहीं कहलाती है, अब क्या कहलाती है? अब इसको हम एजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं, स्खलन नलिका कहते हैं इसको, एजाकुलेटरी डक्ट। तो ये एजाकुलेटरी डक्ट आगे चल करके ये जो यूरिन डक्ट है, मूत्र वाली नली है, उससे मिल जाती है और इसी के मिलन के स्थान पर एक दूसरी ग्रंथि आ जाती है जिसे प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। याद रखना इसकी संख्या केवल एक होती है प्रोस्टेट की, जबकि सेमिनल वेसिकल की संख्या 2 होती है, एक इसका है इस टेस्टिस का, एक दूसरे वाले टेस्टिस का। तो सेमिनल वेसिकल की संख्या 2 और प्रोस्टेट की 1। अब प्रोस्टेट के नीचे एक दूसरी ग्रंथि पाई जाती है जिसे बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि या काउपर ग्लैंड कहते हैं इसको, याद रखना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये सब ग्रंथियां एक स्राव बनाती हैं, एक सेक्रेशन बनाती हैं और उस पूरे सेक्रेशन को क्या नाम देते हैं? सेमिनल प्लाज्मा नाम देते हैं, सेमिनल प्लाज्मा, सुक्रिय तरल कहते हैं इसको। ये पूछ लेता है कि सुक्रिय तरल पर क्या क्या चीजें होती हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है कि सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं, तो इसमें फ्रक्टोज शुगर होती है। इसमें क्या होती है? फ्रक्टोज शुगर जो ताकत प्रदान करती है शुक्राणु। दूसरा क्या होगा? कैल्शियम होता है, इसमें कैल्शियम होता है। और तीसरी क्या होगी? कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये आंकड़े एनसीईआरटी के हैं, एनसीईआरटी के आंकड़े ये 3 चीजें पाई जाती हैं सेमिनल प्लाज्मा पर, फ्रक्टोज शुगर, कैल्शियम और एंजाइम। कहां से निकले? ये जो ग्रंथियां हैं इन सबका स्राव ये सेमिनल प्लाज्मा कहलाता है। ठीक, तो आप प्राप्त कर पा रहे होंगे सारी चीजें। अब यहां से शुक्राणु ये मूत्र नली के माध्यम से इस पेनिस के द्वारा शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। तो अगली हेडिंग आ जाती है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो ये पेनिस है, इसको हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बोलते हैं।
ठीक, या ये स्ट्रक्चर जो है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कहलाता है, चूंकि शरीर के बाहर होता है। ये कुछ ऊतकों का बना रहा करता है। वो ऊतक रिप्रोडक्शन टाइम पर अर्थात कॉपुलेशन टाइम पर इसको इरेक्ट करते हैं, ताकि जो फीमेल है अर्थात ये फीमेल स्त्री, इसके वैजिना पर जो सेमेन है उसका ट्रांसफर हो सके, उसको पहुंचाया जा सके। तो सेमेन को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट पर पहुंचाने की क्रिया को इंसेमिनेशन कहते हैं। फिर सुन लीजिए, सेमेन को फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट पर पहुंचाने की प्रक्रिया को इंसेमिनेशन कहते हैं। तो आपने एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी देख लिया। अब इस पर और कुछ चीजें एनसीईआरटी में दी हुई हैं कि ये आगे की ओर थोड़ा से बल्दी स्ट्रक्चर होता है, उभरी हुई रचना होती है। इस उभरी हुई रचना को हम क्या नाम देते हैं? तो ग्लांस पेनिस कहते हैं। इसको याद रखना, जो आगे की ओर उभरी हुई रचना होती है उसे हम ग्लांस पेनिस कहते हैं, और वो एक स्किन के द्वारा कवर्ड रहा करता है। उस स्किन को नाम क्या देते हैं हम? तो उस स्किन का नाम देते हैं फोर स्किन। यहां पर भी हमने दिखाया है और यहां पर भी दिखाया है। फोर स्किन इसको बोलते हैं या प्रीप्यूस बोलते हैं इसको। तो इस प्रकार से आपने जेनिटल ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे पर जानकारी प्राप्त कर लिया। याद रखना, जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है और सेमिनल वेसिकल, यहां पर हम चाहें तो सेमिनल वेसिकल ये एक बना सकते हैं, सेमिनल वेसिकल। तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कितनी होगी संख्या में? 2 होती है। और प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी होती है? 1 होती है। सेमिनल वेसिकल कितनी होती हैं? ये 2 होती हैं। ठीक, अब एक काम और एनसीईआरटी ने लिखा है कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है वो कॉपुलेशन के टाइम में लुब्रिकेंट का काम करती है, मतलब स्नेहन का काम करती है, ताकि कॉपुलेशन प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल हो सके, वो सुगमता से हो सके। तो ये आप देख पा रहे हैं सारी चीजें इसमें। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी है, ग्रंथियों को याद करने के लिए। कौन सी ट्रिक है? आइए इधर देखते हैं। BSP, बी से बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, S से सेमिनल वेसिकल, P से प्रोस्टेट ग्लैंड। बहुजन समाज पार्टी, ऐसे याद कर लेंगे इसको। संख्या कितनी कितनी बताया? 2 इसकी, 2 इसकी, 1। और इन तीनों का स्राव क्या कहलाता है? सेमिनल प्लाज्मा कहलाया करता है। ठीक, अब एनसीईआरटी ने शुरू में ही टेस्टिस में एक चीज बताया है कि जो टेस्टिस सैक होते हैं ये शरीर के बाहर लटके क्यों रहा करते हैं, मीन्स एब्डोमिनल कैविटी से बाहर ये क्यों होते हैं, उदर गुहा से बाहर क्यों होते हैं? तो शरीर के तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है। मनुष्य पर शरीर के तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है, थोड़ा बहुत कुछ टेम्परेचर कम चाहिए। इसलिए जो टेस्टिस होते हैं वो टेस्टिस सैक पर नीचे की ओर, मतलब एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की ओर होते हैं। इस प्रक्रम से क्या होता है? लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाया करता है और कम टेम्परेचर पर शुक्राणु बन जाते हैं। जैसे ही शुक्राणु बन जाते हैं वैसे ही फिर से ऊपर की ओर थोड़ा सा खिसक जाते हैं, और फिर जब फिर शुक्राणु बनने की प्रक्रिया आती है तो फिर ये बाहर की ओर आ जाते हैं। तो ये एनसीईआरटी ने लिखा है। टेम्परेचर जरूर याद रखना, कितना टेम्परेचर? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करने के लिए। तो ये पूरा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे पर था। संभवतः आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।